तो अच्छी बात है ना, प्रॉब्लम है। प्रॉब अगर प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो फिर जरूर कहीं पे घोटाला हो रहा है। अगर प्रॉब्लम है इसका मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी है, इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व दोनों है ना वहाँ पे। संदीप, ये सर। मैंने कहा कि अगर आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं घोटाला है ना, हाँ सर। कहीं ना कहीं गड़बड़ है चीजें। और अगर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीजें क्या है, एक साथ काम कर रही। हम्म यस सर। तो क्या समस्याएं हैं आंसर राइटिंग में, हरेंद्र, संदीप, क्या सर समस्याएं हैं? सर, मैं हरेंद्र। हेलो सर, आप सुन पा रहे हैं? ये सर। हाँ हाँ, आप बोलिए अरे। सर, आंसर राइटिंग जैसे कि सपोज कीजिए कोई हम एक टॉपिक लेते हैं, ठीक है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हमने कंपाइल किया। बट सर, इसका मतलब ये नहीं है, जैसे सपोज कीजिए कि इस बैच में हम 30 लड़के हैं या हरेंद्र, 40 लड़के हैं, हरेंद्र एक बार, ठीक है ना सर? एक हरेंद्र एक बार पूरी बातें फिर से बोल देंगे, सर। क्योंकि नेटवर्क के इशू कारण मैं आपकी बातें सर, सुन नहीं पाया था पूरी। हाँ कोई हाँ, नहीं सर। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज कीजिए मैंने कोई टॉपिक लिया, ठीक है। तो ठीक है, हमने आंसर लिखा, मान लीजिए जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस ठीक है, है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ठीक है, कि मान लीजिए कि हम 50 बच्चे हैं, तो हमारे पास जो ठीक है, रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होंगे, ठीक है ना सर। अब क्वेश्चन ये होता है कि ठीक हम है, उसमें तारतम्यता कैसे करें और उसको स्टैंडर्ड कैसे बनाएं, क्योंकि सर ठीक है, कंपटीशन हम जैसे लोगों के बीच में ही है, तो हमको इसके स्टैंडर्ड को ठीक है, बढ़ाना है। और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही है। सपोज कीजिए कि हम हिस्ट्री के लिए हरिश्चंद्र वर्मा का किताब पढ़ लिए, या पीएल ग्रोवर का पढ़ लिए, या हम झा श्रीमाली के एंशिएंट में पढ़ लिए, लेकिन उसको मतलब जैसे मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें वो कहते हैं कि जब हम आंसर पढ़ रहे हैं तो इन्विजिलेटर को उसमें मजा आना चाहिए। कहने का मतलब एक फ्लो में उसको बहाव होना चाहिए कि वो जो चाहता है वो ठीक चीजें है, उसको फ्लो बाय फ्लो मिले। वो सब चीजों को ठीक है, हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज तो ठीक, हमारे पास लिमिटेड है, हम उसको कंपाइल कर ठीक, रहे हैं। आज हम एक तरह से लिखेंगे, कल उसको आंसर लिखेंगे, थोड़ा और improve होगा, थोड़ा और improve होगा। लेकिन उसको इतिहास से लेके वर्तमान तक जोड़ने का जो कड़ी है, वो सभी चीजें हम लोग से कभी कभी मिस होती है, या तो नॉलेज की कमी से, या तो प्रैक्टिस की कमी से, या टाइम की कमी से। वो सब गैप कैसे फुलफिल होगा सर? देखिए मैडम, कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखें। क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। कुछ चीजों को हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहली बात कि मैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, या जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपके पास संज्ञान में होंगी या मेरे पास संज्ञान में, ये तो जरूरी नहीं है। यस सर, नॉट कंपल्सरी। तो पहली जो नीड्स है आंसर राइटिंग की, कि हम जितनी बात जानते हैं उसको बेहतर रूप में प्रेजेंट करें। हमारे पास जो इन हैंड मटेरियल्स हैं, जो ब्रेन और में है, उसको क्या करना है, हमें बेहतर रूप में रिप्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंट करना है, उसको बेहतर रूप में लेखन शैली के माध्यम से लिख देना। पहली बात तो ये। दूसरी बात आती है अपडेशन की, कि जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं उस रिसोर्सेज को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। और अपडेट कहाँ से करना है, तो जो वातावरण में घटनाएं हो रही हैं आपके आसपास उससे, और जो इंटरनेट की सुविधाएं आपके पास हैं उससे आपको अपडेट करना है अपने रिसोर्सेज को। तीसरी बात होती है
कि यूटिलाइज करना, कि जो रिसोर्सेज आपने से पास है और जो आपने अपने आंसर को अपडेट किया है उसका यूटिलाइज कैसे करें, यही 3 बातें है ना। यस सर। देखिए, अब इसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने जो विश्लेषण क्षमता है ना उसको बेहतर करना होगा। और विश्लेषण क्षमता को हम कैसे बेहतर करेंगे, जब चीजों को इंटरलिंक करना सीखेंगे। अब इंटरलिंक का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर अफगानिस्तान की कोई घटना है, इस अफगानिस्तान की घटना का भारत पे क्या, मान लीजिए कि उसका है वो भारत से उसका कोई संबंध नहीं है उस घटना का, लेकिन हमें यह टार्क खोज करना होगा कि क्या इसका भारत पे किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या भारत को लेकर यहाँ पे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, क्या संभावना है। चीजों को इंटरलिंक करना सीखना, जैसे कि मान लीजिए नीति की बात करते हैं, या मैंने कौन सी टॉपिक लिया था, मैंने अपराधीकरण की बात की थी करते हैं। तो अब ये देखिए कि अपराधीकरण के एक टॉपिक हो गया आपका अपराधीकरण। अपराधीकरण से तो कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, राजनीति के अपराधीकरण से बन सकते हैं कि नहीं। यस सर। अब देखिए कि जब राजनीति के अपराधीकरण से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब हमें यहाँ पे पहले डिसाइड क्या करना है, इस अपराधीकरण से जुड़े हुए लोग कौन कौन से, पहले यानी कि हित समूह कौन कौन है इसका। तो पहला क्या है, चुनाव आयोग हो गया। दूसरा क्या है, राजनीतिक दल है। तीसरा जो हित समूह कौन है, न्यायपालिका है। चौथा कौन है, मतदाता है। इतनी ही बातें है ना। और सर। चौथा अपराधी खुद है, पांचवा। ये क्या है, ये दबाव समूह है, यानी कि इसके हित समूह, इसको ये अपराधीकरण इस पर किसी न रूप में प्रभाव डालता है, चाहे वो सकारात्मक प्रभाव हो या नकारात्मक प्रभाव। तो अब देखिए कि यहाँ पे हमें करना क्या है कि इस अपराधीकरण के संदर्भ में जो भी बातें हैं कि अपराधीकरण का कारण क्या है, अपराधीकरण को लेकर प्रभाव क्या है, भारतीय राजनीति में इसका प्रभाव क्या है, इसको लेकर क्या क्या कदम उठाए गए इसको रोकने को लेकर, और जुडिशरी का क्या गाइडलाइन है इसको लेकर। इतने डायमेंशन हो सकते हैं ना इसके। यस सर। तो अब देखिए, जब हम इतने समग्र रास्ते से चलकर जब हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे, तो अब हमारा काम क्या होगा कि जितने भी डायमेंशन में ये क्वेश्चन को क्या करें, मूव करवाए, जितना भी घुमाने फिराने की कोशिश करें, लेकिन जब हम इतने वाइड एंगल से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे तो क्या होगा, कहीं न कहीं ये हमारे इन हैंड में, क्योंकि इतने ही टॉपिक में वो क्या करेगा, वो सब टॉपिक में तोड़ मरोड़ करने की कोशिश करेगा कि कारण क्या है, चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, क्या आयोग की अनुशंसाएं क्या है, हाल ही में न्यायपालिका ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं इसको लेकर। यही सब चीजें होंगी ना इसमें, जो प्राधिकरण से अगर करंट इवेंट से भी जुड़ेगा उसको। सर। तो हमने कहा कि हमें क्या करना है, इतने वाइड एंगल से जितने डायमेंशन किसी भी टॉपिक के हो सकते हैं उतने डायमेंशन से हमने अपने रिसोर्सेज को तैयार करना है, चाहे वो आपके पास अवेलेबल मटेरियल हो या फिर ड्यू टू नेट सपोर्ट हो। तो जब ये सारी चीजें कर लेंगे तब आप एक प्रॉपर रूप से मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे, कि वहां पर किसी भी डायमेंशन में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको लिखने में सक्षम हों। ये हो गया किसी भी टॉपिक को लेकर हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। अब आता है कि लेखन शैली कैसे प्रभावशाली है। तो लेखन शैली प्रभावशाली करने के लिए हमें क्या किन किन बातों पर ध्यान देना होगा। तो पहली बात है शब्दों के चयन पे।
शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए? जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं या जिसका आंसर लिख रहे हैं उससे रिलेटेड शब्द होने चाहिए। दूसरा, भाषा शैली। जब भाषा शैली की बात करते हैं, जब जब भाषा शैली की बात करते हैं तो भाषा शैली क्या होनी चाहिए? एक स्टैंडर्ड भाषा शैली होनी चाहिए। मीडिया का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, आम जन का लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सिविल सेवक की जो लैंग्वेज होता है वो आपके भाषा शैली में दिखना चाहिए। तीसरी बात आती है कि प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखने की बात है। अब प्रश्न की मांग के अनुरूप उत्तर लिखने को लिख आप तभी पाएंगे जब क्या करेंगे, प्रश्न की नेचर को समझेंगे, प्रकृति को समझेंगे। प्रकृति को समझने के बाद उसी से आपको एक माइंड मैप बनाना होगा। माइंड मैप क्या बनाना होगा? तो किसके कितने, सबसे सरल थीम क्या है, इस क्वेश्चन का फोकस एरिया क्या है, हमें उसे अंडरलाइन करना होगा। दूसरी बात करनी होगी कि क्योंकि ये टेल वर्ड से क्या है, किसी मछली का अगर पूंछ देखिए तो पूंछ क्या करता है मछली का, वो उसको दिशा निर्देशित करता है कि जिधर जिधर उसको हिलाएगा उधर उधर वो मूव करेगा। ये करता है ना मछली का पूंछ। तो कहने का मतलब यह है कि ये टेल वर्ड्स आपको यह बताएगा कि आपके आंसर का वे क्या होगा, रास्ता क्या होगा, किस रास्ते से आप आंसर को लिखेंगे। चौथी बात जो पहले बार मैंने बताया, क्या क्वेश्चन को लेकर इसका सेंट्रल थीम क्या है। दूसरा हमने कहा कि उसका टेल वर्ड्स को हाईलाइट कीजिए। तीसरी बात कि इस सेंट्रल थीम के कितने डायमेंशन होंगे। अब मान लीजिए कह रहा है कि चुनाव राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव की बात करना है। तो जब राजनीति के अपराधीकरण के प्रभाव की अगर बात करेंगे तब इसका हमें क्या करना है, डायमेंशन खोलना पड़ेगा ना कि कितने डायमेंशन में इस आंसर को हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन के दो पहलू होंगे, पहला कि कारण क्या है, दूसरा उसका प्रभाव क्या है। तो प्रभाव के दो पक्ष होंगे, एक तो सकारात्मक होगा और एक नकारात्मक होगा। तो कारण, अब देखिए तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेंट्रल थीम क्या है कि प्रभाव की बात कर रहा है। तो जब प्रभाव की बात कर रहा है तो हमें आंसर का 70% एरिया किस में रखना होगा, प्रभाव के पक्ष में रखना होगा। ठीक है, और 30% एरिया में हमें 10% क्या करना है, उसके कारणों पे बताना है। 10% में हमारा क्या करना है, भूमिका और निष्कर्ष को बताना है। और 10% में वर्तमान सिनेरियो क्या है, आपके सुझाव क्या हैं, इसको स्पष्ट करना। ये आपका क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग हो गया। और इस क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपको अब क्या करना है, अपने आंसर में इसे शामिल करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर हो जाएगा कि आंसर में जैसी जिसकी आवश्यकता थी आपने उसको उस तरीके से समाहित किया। ये हो गया एक इन जनरल, जो जनरलाइज आंसर की बात है, ये उसकी बातें। अब क्या करना है आपको, इस आंसर को अपडेट करना है। अपडेट कैसे, यानी कि स्मार्ट आंसर राइटिंग की जब बात करते हैं उसमें कुछ कुछ चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि हमें क्या करना है, यथासंभव चार्ट और डायग्राम वगैरह का भी आंसर में क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा कि हमें अपने आंसर में उदाहरणों का, घटनाओं का और केस स्टडी को भी शामिल करना चाहिए।
चौथा कि हमें किसी के स्टेटमेंट पर भी बात करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना है, तो जो रिपोर्ट है, समिति की अनुशंसाएं हैं, इंडेक्स है, या जो अन्य आयोग वगैरह हैं उसके जो रिपोर्ट्स हैं, उसको क्या करना होगा, आंसर में अपने आंसर को सपोर्ट देना होगा। आखिर कोई बात आप कहते हैं किसी को, तो पहले क्या करते हैं, कहने से पहले, कहने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, उसके सपोर्ट में बातें कहते हैं कि इसके कारण ये हो सकता है और उसको लेकर हमने ये प्रयास करने चाहिए। तो जब तक अपनी बातों को आप सपोर्ट नहीं देंगे, तब तक आपकी बातों में क्या होगा, वजन नहीं आएगा। यानी कि आप जिस तथ्य और फैक्ट एंड फिगर की बात करते हैं, उसको लेकर अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए आपको क्या होना होगा, विशेषज्ञ समितियों की, आयोग की, घटनाओं के, उदाहरणों के, इसमें क्या करना होगा, अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि आंसर का जो मुख्य भाग है उसकी बात कर। इसमें 3 डायमेंशन में क्वेश्चन हो सके, तब हमारा रणनीति क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और रणनीति क्या होगा, तब हमें जितने डायमेंशन में क्वेश्चन है उतने डायमेंशन में हमें क्या करना है, उस आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा और फिर उसका वेटेज निर्धारित करना होगा कि हमें कितना परसेंट किस टॉपिक को इसमें देना है। हो सकता है कि 3 से 4 डायमेंशन में अगर क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना है, पहले सेंट्रल थीम की पहचान कर लेनी है और फिर उसके सपोर्टिव जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन के, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। यहां तक बातें स्पष्ट हो रही हैं? सर हरेंद्र, बातें स्पष्ट हुई? यस सर। ठीक है, अब क्या करना है, फिर हमें टेल वर्ड्स की बात करनी है। टेल वर्ड्स क्या कह रहा है, तो टेल वर्ड्स का हमें मायने पता होना चाहिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। संतोष सर, 1 मिनट सर। चाहे आलोचना हरेंद्र, का आपको पक्ष, टेलबर्ड्स, हरेंद्र आपको टेलबर्ड्स सेंड किए गए हैं, है ना? आपने देखा उसको, टेलबर्ड्स को? नहीं सर, अभी मैं देखूंगा, टाइम तो परमिट नहीं किया, अभी मैं देखूंगा सर। हाँ, वो जो सबसे लास्ट में होगा वो स्क्रीनशॉट होगा टेलबर्ड्स का, है ना? तो वो सेव करके रखिएगा। वो आंसर राइटिंग में आपको समझ से डेवलप करने के लिए होगा कि क्या क्या कैसे आंसर्स को, कि टेलबर्ड को डिफाइन करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो सर ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, टेल वर्ड्स पे बात करनी। टेल वर्ड्स क्या कह रहा है, तो टेल वर्ड्स मान लीजिए परीक्षण की बात कर रहा है, समीक्षा की बात कर रहा है, मूल्यांकन की बात कर रहा है, तो कमोबेश इन तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है, एक समान हो जाता है। यानी कि इसमें क्या करना होता है कि जो पॉजिटिव बातें हैं उसका वेटेज ज्यादा होता है और 50 वर्डों के से 60 वर्डों के आसपास हमें इसके नेगेटिव अप्रोच पर भी काम करना पड़ता है, क्योंकि समीक्षा करनी है ना। तो समीक्षा का आपकी कोई समीक्षा करेगा, उसमें क्या बताएगा कि इसकी भाई ये अच्छी बातें हैं और ये बुरी बातें, यही बताएगा ना। तो वही चीजें इसके साथ आपको दिखाई देगी कि समीक्षा है, मूल्यांकन है, परीक्षण है, टिप्पणी है, इस सभी में कमोबेश आपको ये चीजें नकारात्मक अप्रोच को भी स्पष्ट करना पड़ता है। अब एक आता है समालोचना। समालोचना में क्या होता है कि जो उसकी अच्छी बातें हैं और उसकी बुरी बातें हैं, दोनों को समान प्रतिनिधित्व देना होता है। यानी कि दोनों का रेशियो क्या होगा, 60-40, 50-50, ऐसे रेशियो में आप उसको काम कर सकते हैं। आलोचना का जब पक्ष आता है, आलोचना में क्या होता है आपका, जैसे आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ये सब जो वर्ड है, इसमें क्या होता है कि
आलोचना का पक्ष थोड़ा ज्यादा हो जाता है। यानी कि अगर आपको 100% में बात करें तो आलोचना का पक्ष कम से कम 50% में, 40 से 50% में उसको शामिल करना पड़ेगा। यानी 50% के आसपास आपका क्या होना चाहिए, आलोचना का पक्ष होना चाहिए 50 से 50%। और ये चीजें क्या है, उस आंसर के मान के हिसाब से होगा। तो ये शब्दों के खेल को जो टिल अंडरस्टो है, उसके शब्दों के खेल को समझिए, उसका मायने क्या है, अर्थ क्या है। ये बातें स्पष्ट हो गई। यस सर। अब देखिए, इसके बाद आता है कि आंसर में बिहारीपन लाने की बात है। क्यों हमने कहा कि आंसर में बिहारीपन लाइए, क्योंकि मान लीजिए जिस परिवार का आप सदस्य बनने जा रहे हैं या जिस परिवार के यहाँ रहने जा रहे हैं, आपको क्या करना होगा, करना पड़ेगा कि आप अपने हिसाब, बोलिए। मुझे सुन पा रहे हैं? सर उस परिवार का जो मतलब कि मान लीजिए बैकग्राउंड है या संस्कृति है या कल्चर है, उसको इन्वॉल्व, उसको मतलब कि आत्मसात करना पड़ेगा या उसको आंसर राइटिंग में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि आंसर में बिहारीपन लाने का मतलब क्या है कि बिहार की घटनाओं को शामिल करने की कोशिश कीजिए, बिहार के फैक्ट्स एंड फिगर को शामिल करने की कोशिश कीजिए, बिहार के उदाहरणों को शामिल करने की कोशिश कीजिए। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले पर यह मैसेज जाएगा कि बंदा क्या है, बिहार को अच्छे तरीके से जानता है। ठीक है, तो आंसर में बिहारी तत्व फैक्ट्स एंड फिगर को शामिल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या करना है हमें कि जो विवादास्पद मुद्दे हैं उससे बचना है। विवादास्पद मुद्दे का मतलब क्या है कि जैसे पूछ लिया कि भाजपा क्या एक हिंदुत्व पार्टी है, या हिंदुत्व की अवधारणा क्या है, भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है, या हिंदुत्व की अवधारणा क्या है। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, हम बायस हो सकते हैं। कितना भी हम कोशिश करेंगे कि हम तटस्थ होकर इसका आंसर लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, बायसनेस की स्थिति दिखाई देगी। और जब बायसनेस की स्थिति दिखाई देगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि मान लीजिए कि जिसके पास आपकी कॉपी गई चेक करने के लिए, वो क्या है, भाजपा का सपोर्टर है, ब्लैंड सपोर्टर। तो जब आप इसको लेकर विश्लेषण करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, उसके पास आपका जो गुड मैसेज इवनिंग जाएगा सर। या इमेज होगा वो निगेटिव। गुड इवनिंग, आपका परिचय? सर मेरा नाम चंचल है सर। आज पहली क्लास है क्या आपकी? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही है। तो दिख नहीं रहे थे आप कभी, आप नहीं कभी सर, दिख नहीं हम रही थी। दिखते हैं। नहीं सर, हम रहते हैं। नहीं तो आपने कभी क्लास में तो सपोर्ट नहीं किया मेरे साथ, कभी कोऑर्डिनेशन तो नहीं हुआ आपके साथ मेरी, कभी हुई क्या? एक्चुअली सर थोड़ा सा कम कर पाते हैं मेंस का क्लास। नहीं सर। ये चीजें हुई ना बात। जी सर। ठीक है, तो हमने कहा कि हमें जो विवादास्पद मुद्दे हैं या विवादास्पद बातें हैं, हमें अपने आंसर में शामिल नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना होगा, जो बुद्ध का दृष्टिकोण है, मध्यम मार्गी अप्रोच, ठीक है, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, और डिप्लोमेटिक आंसर के द्वारा हम यहाँ से बच सकते हैं अपने आप। तो क्या क्या बातें हमने स्पष्ट की आंसर को लेकर?
क्या क्या बातें स्पष्ट की? बताएंगे कोई? सर सर मैं बोलता हूँ बताइए। सर, जैसे आपने बताया मुझे बोलिए तीन हरेंद्र। चार चीजें क्लियर हुई कि सबसे पहले जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है हमारा रिप्रेजेंटेशन, दूसरा चीज हमको क्वेश्चन का जो थीम है उसको फॉलो करना है कि क्वेश्चन का थीम क्या है, उसके थीम के हिसाब से उसको उसके फ्लो में हमको आंसर देना है। प्लस जो क्वेश्चन का बॉडी है उसके बाद मतलब कि जैसे आपने बताया कि इसका थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू था तो वो मैं परसेंटेज नहीं पकड़ पाया था। जैसे आपने बोला था कि सपोज ये 10% में आपको ये पार्ट कवर होना है, 10% में ये पार्ट कवर होना है। जैसे मान लीजिए आलोचनात्मक कोई भी क्वेश्चन है जिसमें क्या करना है या विवरण करना है, 30 to 50% आपका आंसर का जो पार्ट है वो आलोचना का पार्ट होना चाहिए। उसके बाद कुछ आपने टेल वर्ड्स के बारे में बताया कि जो टेल वर्ड्स है उसको पकड़ना है कि टेल वर्ड्स किस फ्लो में आपको ले जाना चाह रहा है उसको हमको समझना है। प्लस क्वेश्चन में जो है वो अपने बिहार का अपनापन होना चाहिए कि हम बीपीएससी की एग्जाम दे रहे हैं तो जो आंसर है अगर बिहार से पूछ सकते हैं तो करंट डेटा अगर हमारे पास है, अगर कोई हम निष्कर्ष पे जा रहे हैं तो उसको सब्सटेंशिएट करना है कि अगर किसी फैक्ट के आधार पे, किसी जजमेंट के आधार पे या किसी किसी के स्टेटमेंट के आधार पे अनबायस्ड होते हुए अपना है। और अभी आप जो लास्ट में बता रहे थे वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू मेरे घर में रहती है तो उसको मैं सब पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, लास्ट में क्या बता रहा था? मैं खुद भी भूल जाता हूँ हरेंद्र, दिक्कत ये है मेरे साथ, नेटवर्क का क्योंकि जो सर इशू फ्लो होता रहता है है यहाँ पे। उससे तो चीजें आगे बढ़ती हैं। नहीं, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि जब एक चीजें कनेक्ट होती है तो वहां से क्या होता है, धीरे धीरे वो डायमेंशन खुलना शुरू होता है और उसके बाद जैसे ही वो टॉपिक बंद होता है मैं भी क्लोज हो जाता हूँ, मेरी भी दिमाग बंद हो जाती है वहां पे। तो मैं खुद भूल जाता हूँ कि मैंने पहले क्या बोला था। ठीक है, तो सर मैं कनेक्टिविटी बात वाली कर रहा था किसकी? रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग है सर। हाँ, रिकॉर्डिंग तो है, आप डिप्लोमेटिक रिकॉर्डिंग में कैंसिल सुनने के देना है, भरोसे बैठेंगे जो मद्यपानी उसकी नहीं क्लास कब बनाना है। लेंगे? हाँ, तो हमने कहा कि जब भी विवादास्पद बातें हों तो वहां पर क्या करना चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक आंसर करनी चाहिए। डिप्लोमेटिक आंसर कहने का मतलब यह है कि भाई ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये अम्बेडकर जी कह रहे हैं, ये कलाम जी कह रहे हैं, ये नेहरू जी कह रहे हैं, या ये आयोग का रिपोर्ट है, न्यायपालिका का रिपोर्ट है, चुनाव आयोग है, जो भी चीजें हैं हमें उसका उसके ऊपर उसके कंधे पर बंदूक रख देना, ठीक है, और फिर चलानी। तो जब भी हम ऐसी बातों को रखें तो वहां पर उसके मीडिया यानी कि थ्रू माध्यम दे दीजिए, इसके माध्यम से हम ये बातें कह रहे हैं, और वो ऑथेंटिक होना चाहिए, न कि मीडिया की खबरों को हमें क्या करना है, शामिल करना। वो ऑथेंटिक रिसोर्स होना चाहिए और उसका महत्व होना चाहिए, ये चीजें आपको उसमें करनी पड़ेगी। बातें स्पष्ट हो गई? सर फिर आता है आपका जो आंसर होना चाहिए वो हमेशा संभावनाओं वाला होना चाहिए कि उसमें पॉजिटिव मैसेज हो, पॉजिटिवनेस हो आपके आंसर। ऐसा नहीं कि अगर क्वेश्चन का मांग ही निगेटिव है लेकिन कहीं न कहीं कंक्लूजन तक हमें जाते जाते ये मैसेज दे देना है कि इसमें भी संभावनाएं हैं, क्योंकि आपको संभावनाओं के लिए चयन किया जा रहा है आपका, न कि आपको नकारात्मकता के लिए चयन किया जा रहा है। जहां रास्ते बंद हो वहां भी आपको रास्ते बनाने की प्रयास करने चाहिए, इसीलिए आपका चयन किया जा रहा है। और इसीलिए पटेल ने इसे इस बात का चौखट भी कहा और उसको बनाए रखने के पक्षधर भी थे। तो हमें संभावनाओं पर बात करनी है, न कि उसके नेगेटिव अप्रोच पर, नेगेटिव बातों पर। अब आता है निष्कर्ष का पक्ष। निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, भविष्य उन्मुखी होना चाहिए, मैसेज देने वाला होना चाहिए और संपूर्ण बातों का सार होना चाहिए। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई?
कि आपने जो बातें कही हैं उसका सार होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब आप उसको कंक्लूड करेंगे तब वहाँ पे क्या होगा कि भाई मैंने ये बातें तो कही हैं इस आंसर में, लेकिन कहीं न कहीं हमें इसकी संभावनाओं पर बात करनी होगी। और इसकी संभावना ये है कि आने वाले पक्ष में जैसे ही जागरूकता जागरूकता आएगी, मतदाता जागरूक होंगे, ठीक है, युवाओं की आकांक्षाएं जब मजबूत होंगी, जैसे जैसे क्या होगा, भारत में लोकतंत्र गहराएगा, वैसे वैसे क्या होगा, अपराधीकरण की जो समस्याएं हैं वो कम होगी। और इसके उदाहरण के रूप में आप एडीआर वगैरह के रिपोर्ट को दिखाएंगे कि कैसे 2014 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में, 2020 के 19 के चुनाव में अपराधीकरण का डेटा ये था, लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा कि 2 से 3%, 5% की क्या हुई है, कमी आई। तो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जैसे जैसे मतदाता जागरूक हो रहे हैं, जैसे जैसे मजबूत हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इन चीजों पर हम लगाने में सक्षम हो रहे हैं। तो एक मैसेज देने वाला बात स्पष्ट हो गई। सर अब बताइए कि जो अपने इंटरव्यू में वीडियो देखा था और जो मैंने बातें बताई, क्या फर्क पता चला कुछ? सर जो मैंने इंटरव्यू देखा था वो से वीडियो था, मतलब कि कुछ कोट्स थे, वो इंटरव्यू कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट थी वो उसमें फिट नहीं बैठ रही थी, चीजें मेरे लिए बीच बीच में रह गई। अभी जो आपने एक फ्लो दिया है इस पे काम करना है, फिर रिजल्ट तो आपको बताना है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, वो सभी चीजें। अब आपने जो बोला है, दिमाग का कुछ तो पार्ट खुला है, ज्ञान चक्षु खुले हैं, अब प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कराएंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है सर कि समय अभाव रहता है, तो जो करंट की चीजें हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर थोड़ा बीच बीच में आप प्रकाश डालेंगे तो हमारे लिए help हो जाएगा। तो आपसे मेरा प्रश्न एक व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है सर। ठीक है, वो तो मैं करता ही हूँ। जो भी चीजें हैं, जहाँ भी अपडेट होता है, मैं खुद पहले अपडेट होता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट। चूंकि मैं वहाँ पे अपनी लिमिटेशन इसलिए दिखा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको इनिशिएट करें। आप जब खुद इनिशिएट करते हैं ना, तो आप जब एक टॉपिक पढ़ने जाते हैं तो इससे क्या होता है, उससे जुड़ी हुई 10 बातें आपको पता चलती हैं। 10 टॉपिक आप वहाँ पे क्या होते हैं, उससे जुड़े हुए पढ़ लेते हैं। इसीलिए मैं सर चाहता हूँ कि आप डेफिनेटली, खुद जैसे कि इनिशिएट आप करें ताकि आपका क्या हो। सर जैसे कि मान लीजिए आपने किसी हाँ टॉपिक हरण। का इनपुट दिया, तो उसको तो एक्सप्लोर हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। लेकिन वो क्या है कि थोड़ा समय अभाव के कारण न्यूज़पेपर या मैगजीन या रेगुलर न्यूज से रूबरू नहीं हो पाता, और उतना कंटेंट्स भी सपोज कीजिए कि एट अ टाइम गैदर नहीं हो पाता है। सपोज कीजिए कि कुछ आपने बता दिया, कुछ मैंने पढ़ लिया, तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा। तो यही मेरा हाँ रिक्वेस्ट है कि जो भी मुद्दे हैं, ठीक है, टॉपिक वो मैं कर दूँ, आप सामने लाएंगे तो वो हमारे मैं आंसर कर में देता वैल्यू हूँ। एडिशन। ठीक है, तो कितने लोगों ने हाँ सर, संविधान का वीडियो देख लिया? आरएस टीवी का, आरएस टीवी का संविधान का वीडियो कितने लोगों ने देखा है? मैंने तो नहीं देखा है सर, मैं शुरू करूंगा। राज्यसभा को सब्सक्राइब करके रखा है, देखेंगे सर। कितने लोगों ने देखा है? चोर चोर मौसेरे भाई। सर नहीं देख पाए हैं, देख लेंगे। देखे हैं सर। देख लिए? कितना वीडियो है लवली? हम संविधान वाला देखे हैं, लेकिन अभी नहीं देखे, वो पहले ही वही देखे तो थे। पूछ रहा हूँ, कब देखे थे? 2 साल नहीं पहले, 3 मतलब वो साल पहले पहले, ही 5 साल देखे थे पहले? ये। नहीं, 1 साल पहले देखे थे। और प्रधानमंत्री सीरीज, 1 साल पहले। और प्रधानमंत्री सीरीज किस किस लोगों ने देखा नहीं वो नहीं है? देखे हैं सर। एबीपी का, ये भी सर मुझे क्यों नहीं पता देखा नहीं था उसको? सर, आज मुझे पता चला है कि देखना है। सर मुझे राजसभा टीवी के बारे में पता नहीं वो था। देखिएगा इसीलिए।
अच्छा, ये बात है अनुपमा, ये तो ब्लंडर है कि सिविल सेवक बनने जा रही हैं और लोकसभा और राज्यसभा टीवी के बारे में पता नहीं है। खैर आपको पता नहीं होगा क्योंकि अब संसद टीवी हो गया है, ठीक है। जी सर। पता है सर, तो पर पहले कभी देखे यूट्यूब नहीं पे है, आप देखे जब नहीं है। हाँ, और जो एबीपी का है उसमें प्रधानमंत्री सीरीज है, उसको भी देखिएगा। वो मोदी जी तक का कार्यकाल का जो भी चीजें डेवलपमेंट वगैरह है, जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें वहाँ पर बताई गई हैं, उसको देख लीजिएगा एक बार, कहाँ पे ठीक है। प्रधानमंत्री वाला कहाँ पे? RS टीवी का संविधान एबीपी पे, एबीपी न्यूज है ना, उस पे है। दूसरा मुद्दा क्या था? एक तो इशू था, दूसरा मुद्दा क्या था? आंसर राइटिंग सभी का क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? सर हाँ प्रीति, हाँ सर, आवाज कट गई थी, फिर से बोल दीजिएगा क्या पूछ रहे थे। मैंने पूछा कि आंसर राइटिंग के संदर्भ में जो भी बातें मैंने बताई, वो चीजें सभी को स्पष्ट हो गई? वो बातें हाँ सर, फिर हो किसी गई। को अभी मन में जी प्रश्न है सर। आंसर राइटिंग को लेकर? है प्रश्न? पूजा, क्या प्रश्न है बताइए। मन में क्या प्रश्न है? पूजा नहीं है नहीं कि सर, है? समझ में आ गई, तो समझ में आ गई। ठीक, चलिए। तो आज कौन कौन लोग क्लास में जुड़े हैं? हाँ बताइए चंचल। सर, जब हम लोग कोई क्वेश्चन लिखते हैं और उसमें सर कोई कमियां जैसे कि गलतियां रह जाती है, सर उसको फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे ना? क्या विचार है आपका? नहीं सर, वही पूछ रहे थे कि हर आपका क्या बार विचार क्वेश्चन है? में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। सर विचार यही है कि उसको फिर से आप मान सर एक लीजिए परफेक्ट आंसर कैसे ऑनलाइन, लिखे। आप मान लीजिए ऑनलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करती हैं या किसी दुकान पे जाके मार्केटिंग करती हैं, जब तक वो आपके मनोनुकूल का चीजें नहीं देता है तब तक आप क्या उसको पसंद करती हैं? जी सर। तो वही जी सर, चीजें क्योंकि हैं, हर जब बार तक क्वेश्चन लिखते कमियां हैं हैं तो उसको सुधार उसमें कुछ ना कीजिए। कुछ कमी रह जाती है। जी सर। नहीं, कमी रहना अच्छी बात है ना, इससे पता चलेगा क्या कि अभी भी जी सर। सुधार करने की संभावनाएं हैं, गुंजाइश है। तो सुधार करने का अप्रोच कभी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा सुधार के अप्रोच खुले होने चाहिए। ठीक है। दूसरा जी सर। टॉपिक क्या था डिस्कस करना था आज? आज दूसरा टॉपिक क्या था? राज सर लेफ्ट हो गए क्या? दूसरा टॉपिक क्या था, पता हाँ है किसी सर। को? दूसरा टॉपिक क्या डिस्कस करना था? हाँ सर बताएं। क्या डिस्कस करना था सर दूसरा हाँ टॉपिक? संतोष सर संतोष दूसरा सर टॉपिक बोल क्या रहे हैं था? क्या? एक तो आंसर राइटिंग इशू था, मुझे सुन पा रहे हैं आप? बस आंसर आंसर राइटिंग का ही ये था कि बच्चों को आंसर राइटिंग ये करना है। कंटेंट तो है कि ऑलरेडी इन लोगों को बताया हुआ है, बुक लिस्ट है ना, तो उससे उससे कि कवर अप हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज, बच्चे जो है कि हमारा जो सोशल मीडिया है ना, उसको लगातार विजिट करें। और कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ाया जाता है तो ऑलमोस्ट है कि लगभग वो उपलब्ध होता है पहले से ही। तो सोशल मीडिया पे जो है कि जितने भी चीजें हमारी आती है वो लगभग आपके मेंस से रिलेटेड आते हैं, जो मेरे द्वारा दिए जाते हैं, है ना। और हमारी टीम जो है कि ये ऑब्जेक्टिव वगैरह को प्रेफर करती है, तो ऑब्जेक्टिव वाला जो है कि हम नहीं डालते हैं, वो हमारी टीम डालती है। ठीक है, तो वो चीजें। दूसरी चीज है कि अगर कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है तो है कि सीधे सीधे है कि आप सर से बोल सकते हैं, हमसे बोल सकते हैं।
सर है कि प्रत्येक दिन आंसर राइटिंग पे है कि बात कर रहे हैं आपके साथ, आपकी परफॉर्मेंस को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ है कि हमारी कोशिश भी है कि दूसरी तरफ से जारी है। ये क्लास के बाद आफ्टर 7 PM टू 7:30 तक के हम अवेलेबल होते हैं आपके टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ये चीजें, दूसरी चीजें है कि आपके अब परफॉर्मेंस को जज किया जाने लगा है। तो वो जो जजमेंट जो है आपके ये संडे को जो है 1 बजे, है ना, संडे को 1 बजे जो है आपके आंसर राइटिंग पे बात होती है। उसमें जो है कि आपके द्वारा लिखे गए एक सप्ताह में जो सबसे बेहतर आंसर्स होते हैं उसको है कि हम देखने का प्रयास करते हैं। और जो है कि आपके एक सप्ताह में सर के द्वारा कमेंट क्या दिए जा रहे हैं, आपके कमेंट में कितने इम्प्रूवमेंट आ रहा है, उस पर बातें करते हैं, है ना। कल कल है कि इस पे बात हुई थी, ये कुछ बच्चों से मैं बात करवा देता हूँ। कल जो बातें हुई थी, तो उसमें सर के कमेंट और मेरे कमेंट में कितने अंतर थे? बहुत अंतर थे या फिर लगभग एक ही जैसा था बच्चे जो भी कल जुड़े लगभग हैं? एक ही जैसा था सर। लगभग एक ही जैसा था। तो सीधी सी बात है कि अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आपको बताया जाता है कि इम्प्रूवमेंट आप में दिख रही है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो आपसे सवाल किए जाते हैं, या फिर है कि आपसे है कि क्वेश्चन तोड़ने की प्रक्रिया जो है आपसे वहां पे पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर नहीं बता पाते तो वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो चीजें बेहतर होगी आपके, है ना। कोशिश यही करना है कि इंट्रोवर्ट नहीं बनना है। सीधी सी बात है कि आप सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल का जो है कि आप ऑफिसर हैं, आज का जो है कि आप भावी ऑफिसर हैं। तो सीधी सी बात है कि आपको जो है कि अपनी बातें जो है टीचर तक पहुंचाने का काम आपका है। हमारी टीम की कोशिश होती है कि लगातार आपको कुरेदना, लगातार आपके आंसर राइटिंग पे बातें करना, लगातार आपके परफॉर्मेंस पे बातें करना। दूसरी चीज है कि एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है आप लोगों के लिए, अगर किसी दिन क्लास नहीं करते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना होगा कि हम क्लास आज जो है कि नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि अगर नहीं कर पता हमें रहेगा, है ना, तो हम इस पे जो है कि ध्यान देंगे कि अच्छा बच्चा किस वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर रहा है। अगर नहीं बता पाते हैं कि क्लास नहीं कर पाते तो हमें लगता है कि बच्चे किस वजह से नहीं कर रहे। मैं कल भी है कि लगभग सभी लोग को मैसेज किया कि क्लास है कि टाइम से जुड़िए, है ना। तो ये चीजें जो है कि आप इन्फॉर्म करें कि सर है कि हम क्लास आज नहीं ले पाएंगे। जैसे अमन आज है कि उनको आने में लेट होगा तो उनके मैसेज आए थे सर क्लास नहीं ले पाएंगे। तो इससे बेहतर परफॉर्मेंस होगा। सीधी सी बात है कि हम आपके मदर फादर नहीं है, है ना, लेकिन एक टीचर हैं तो उनसे बढ़ करके हैं, है ना। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि आपके परफॉर्मेंस को है कि तय करें, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके रिजल्ट को तय करें। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। ओके, तो जो भी समस्या है, जो भी मन में बातें चल रही है, तो बिल्कुल है कि ओपन होकर के बताएंगे। डरना नहीं है, सबसे पहली बात है कि डरना नहीं सिखाया है हमने, तो डरना नहीं है, अपनी बातें रखिए। हाँ, मेरे से जो बात करने का टाइम होता है थोड़ा सा है कि मॉर्निंग में बिल्कुल नहीं बात हो पाएगी, 5 बजे के बाद है कि बिल्कुल बात नहीं हो पाती है ना। बीच में जो है कि आप कॉल कर सकते हैं मुझे, है ना। लगभग जो है कि 1 बजे के आसपास कॉल करेंगे, ऑलमोस्ट मैं फ्री मिलूंगा। ठीक है, तो चलिए सर कंटिन्यू कीजिए आप। चलिए, तो आज किनकी पहली क्लास है? किन किन लोगों की पहली क्लास है आज? सर मेरी पहली क्लास। और किन्हीं की है क्या? और किन्हीं लोगों की पहली क्लास है? अकेले हरेंद्र हैं। हरेंद्र, आपने इससे पहले मैच दिया है? हाँ सर, दिया हूँ मैथ्स। क्या कमियां रह गई थी? सर एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं मेंस दिया तो मेंस देने के बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज कंटिन्यू नहीं कर पाया सर। वो कुछ फैमिली बर्डन थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, फिर मैं अपना गोल शिफ्ट करके मैं बैंकिंग सेक्टर गया। तो एक्चुअली पैशन वही है, सिविल सर्विस वाला है। तो अभी
जॉब से टाइम निकाल के कोशिश कर रहे हैं करने का, और इस बार डू एंड डाई वाला सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है मेरे लिए। कब आई में हैव टू एनी हाउ, अदरवाइज इट विल बी द लास्ट। कब दिया था मेंस आपने? मेंस सर मैंने दिया था, 53वीं से 55वीं? हाँ सर, क्या 53वीं से 55वीं 2008 में दिया था मैंने क्या? मेंस दिया था सर। नहीं, जेपीएससी दिया था मैंने, बीपीएससी नहीं दिया। 48वीं से 52वीं का मेंस दिया था आपने? जेपीएससी दिया था सर मैंने। अच्छा, जेपीएससी दिया था, जेपीएससी नहीं दिया। अच्छा, पांचवा जेपी, पांचवी, पांच नहीं, चौथी या तीसरी या चौथी होगी हाँ सर, तीसरी थी सर। जेपीएससी का मेंस। चलिए, तो आज आंसर किस लोगों ने लिखा है? नया टॉपिक में किसने आंसर लिखा है भाई? सर मैंने लिखा है, मगर वो क्वेश्चन था कि क्या आप सहमत है कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की जगह विकासात्मक राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। क्या आप सहमत है कि भारतीय राजनीति आज मुख्य रूप से वर्णात्मक राजनीति की जगह विकासात्मक राजनीति के आसपास घूमती है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करें। ये इस पे तो हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा कर ली ना, यस सर। जिसपे नहीं हुई है चर्चा परिचर्चा, जिसपे चर्चा परिचर्चा नहीं हुई है उसकी बात कर रहा था। नए टॉपिक में किसने लिखा है? सर मैंने लिखा। कौन सा क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन है, राजनीति अपराधियों के संबंधों पर बिहार के विशेष संदर्भ में व्याख्या करें। मतलब राजनीति में ये अपराधियों की क्वेश्चन संख्या कहाँ से लाया बढ़ती जा आपने? रही है बिहार। सर कल आप पढ़ाए थे तो ये मैं क्वेश्चन लिखी लाया थी। कहाँ से आपने? क्या? ये क्वेश्चन सर, ये क्वेश्चन था कहीं बुक में तो मैं सोची लिख लेती हूँ। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अपराधीकरण का, उसको क्यों नहीं लिखा? हाँ सर मैं वही ये कह क्वेश्चन रहा है। हूँ सबसे पहले कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है पहले उसको अच्छे से कर लीजिए, और फिर उसके बाद नए टॉपिक्स, नए क्वेश्चन को इन हैंड लीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको सर पता ये है कि क्वेश्चन क्या करता है, बीपीएससी रिपीट करता है। जी सर। ये 48वीं या 47वीं का क्वेश्चन होगा, इसमें अपराधीकरण को लेकर क्वेश्चन पूछा था। क्या लिखा है इसमें बताइए प्रीति? चलिए कैमरा ऑन कीजिए, शुरू हो जाइए। सर कुछ इधर प्रॉब्लम है, मैं ऐसे ही पढ़ देती हूँ। पढ़ू सर? चलिए शुरू हो जाइए। हाँ बोलिए, ओके सर। सुनिए आप लोग भी। शासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी व्यवस्था में सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि लोकतंत्र जनता का हाँ, शासन होता है। परंतु वर्तमान में इसके बढ़ते आपराधिक प्रवृत्ति के कारण लोगों का विश्वास इसे डगमगाने लगा है। वर्तमान में राजनीति का अपराधीकरण तथा अपराधी का राजनीतिकरण तेजी से बढ़ रहा है। राजनीति में अपराधीकरण की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही रही है, जिसे नियंत्रित करने की व्यवस्था धार्मिक शास्त्रों में देखने को मिलती है। राजनीति में अपराधीकरण के बढ़ने के कई कारण रहे हैं। इसकी क्या इसमें से आवश्यकता है यहाँ सबसे पर? प्रमुख प्रीति इसकी यहाँ पर आवश्यकता क्या है कि प्राचीन काल से रही, कि पाषाण युग में था? पाषाण युग में था कि हड़प्पा युग में था? इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे? नहीं सर, मैं सोची थोड़ी थोड़ा भूमिका में लिखूं, इसकी आवश्यकता है नहीं। ये आपके भूमिका के चक्कर में जो है ना, यहाँ चावला भाग जाता है पीछे से, ठीक है? ओके सर, मैं तो इसको ये काट चीजें मत दूंगी। कीजिए, जितनी काम की बातें हैं ज्यादा ज्यादा ज्ञान उड़ेलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओके आपके समझदारिता की जांच हो रही है यहाँ पर, आपकी विशेषज्ञता की जांच नहीं हो रही है, तो फिर प्रोफेसर बनिए। ओके
सर मैं इसको काट दूंगी। ठीक है, चलिए। जी सर। राजनीति में अपराधीकरण के बढ़ने के कई कारण रहे हैं। इसमें मैं से कह रहा हूँ सबसे कि प्रमुख भूमिकाएं सत्ता अगर की लिखनी प्राप्ति। है आप लोगों को तो उसमें करंट इवेंट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए ना, कि करंट में अगर कोई घटनाएं ऐसे हैं, जैसे अभी था कि अभी न्यायपालिका का जो स्टेटमेंट आया था, आप उससे शुरू करती अपराधीकरण को लेकर। आप लोगों को तो भूमिका भी लिखने नहीं आता ना, तो भूमिका में क्या लिखे? सुप्रीम कोर्ट का जरूरी जो नहीं है कि भूमिका में अपनी ही बात लिखिए। अगर न्यायपालिका का स्टेटमेंट है तो क्या है, ऑथेंटिक स्टेटमेंट है ना वो चीजें, आप उससे शुरू करती। यस सर। ओके सर। चलिए इसके कई कारण रहे हैं। शुरू इसमें होइए। से सबसे प्रमुख सत्ता की प्राप्ति। जी सर, राजनीति में अपराधीकरण के बढ़ने के कई कारण रहे हैं। इसमें से सबसे प्रमुख सत्ता की प्राप्ति सत्ता के प्रति अति प्रेम है। इसके लिए सत्ताधारी तथा अन्य पार्टियां तरह ठीक तरह है, के अनैतिक हथकंडे अपनाते हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था में अपराधीकरण की भयावह रूप देखने को मिलती है, क्योंकि वही व्यक्ति आज जीत सकता है जिसके पास मनी माफिया मसल्स पावर हो, क्योंकि यही चीज आज सत्ता प्राप्ति का पर्याय बन चुका है। आज राजनीतिक दल की आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने में देर नहीं करते, क्योंकि उसके जीत कर आने की प्रतिशत बढ़ जाती है। पिछले 3 दशक में अपराधीकरण की गति तीव्र हुई है। इसकी पुष्टि बोहरा समिति और श्री कृष्ण सिंह की रिपोर्ट से भी मिलती है। वर्तमान के ADR रिपोर्ट में भी इसकी प्रतिशत को देख सकते हैं। इन रिपोर्ट को यदि बिहार के संदर्भ में देखें तो 2020 के चुनाव में बिहार के निम्न आंकड़े उभर कर सामने आते हैं। बिहार के 51% विधायक पर संगीन आपराधिक मामले में संलिप्त हैं। RJD के 54, JDU के 20, बीजेपी के 43 और कांग्रेस के 16 है। वहीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा में 47% दागी छवि के आपको सांसद बताया गया हैं। था ना इस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जो 15वीं लोकसभा चुनाव से 43% अधिक है और 2009 के मुकाबले 109% अधिक है। हालांकि बढ़ते राजनीतिक अपराधीकरण की प्रवृत्ति को देखते हुए समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसे हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991, जिसमें 2 सिद्ध व्यक्ति को 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य किया जाता है। दूसरा पॉइंट, चुनाव आयोग द्वारा सांसद जनप्रतिनिधि में विधानमंडल 51 है, 91 है? 51 है सर। 1551 है ना, 1951। यस सर, 1951। ठीक है, नेक्स्ट। जी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, चुनाव आयोग द्वारा सांसद विधानमंडल के चुनाव लड़ने हेतु प्रतिनिधि को अपने सभी आपराधिक मामलों की जानकारी शपथ पत्र में देनी होगी। तीसरा पॉइंट, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव में धन खर्च करने की सीमा तय की गई है, ताकि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग काले धन के बल पर चुनाव न जीते। चौथा पॉइंट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी राजनीतिक दलों को यह आदेश दिया गया है कि आपराधिक मामलों में संलिप्त व्यक्ति को प्रतिनिधि चुनने पर उसका कारण बताएं। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति सोशल मीडिया तथा वेबसाइटों पर चुनाव में भाग लेने से पूर्व अपने सारे आपराधिक मामले का विवरण दे। इस तरह हम देखते हैं कि राजनीतिज्ञों का अपराधियों का संरक्षण देना तथा अपराधियों का राजनीतिक में आने से आपराधिक छवि वाले नेताओं की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, जो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। साथ ही इसके लिए समय समय पर कार्य भी किए गए हैं, जिससे इसकी संख्या पर कोई यहाँ असर नहीं पे पड़ा है। बताइए, एक मिनट प्रीति, यहाँ पर जो आपने सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट दिए हैं और ऊपर की बातें कही है, इसका आपके जो सेकंड पैरा है, या इससे कोई कोऑर्डिनेशन है उसका? लास्ट में निष्कर्ष बता रहे थे। यहाँ पर लिखते ना कि इन प्रयासों के बावजूद भी
एक स्टेटमेंट और था ना कि 1 साल के अंदर आपको क्या करना है, आपराधिक प्रवृत्ति के जितने भी सांसद या विधायक है उसकी सुनवाई संपन्न। हाँ सर, ये देख नहीं पाए। हेलो हेलो। करना है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए जो मुकदमा है उसको निपटाना है। जी सर। ठीक है, सर ये पूरा डाटा देख पाए प्रश्न तो क्या था? उसमें नहीं डालेंगे। प्रश्न था, राजनीति में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बिहार के संदर्भ में व्याख्या करें। अच्छा, जी अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, बिहार के संदर्भ में क्या करना है? जी थोड़ा सा लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके जी इसका प्रभाव क्या होगा? ठीक है, ओके सर। बिहार के संदर्भ में अगर इसके प्रभाव की बात करेंगे ना जी तो प्रभाव क्या होगा? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं का क्षरण होगा। ठीक है, यस सर। जनहित के मुद्दे क्या हो जाएंगे? गौण हो जाएंगे। जनहित के जो नीति एवं कार्यक्रम है उस पर भी इसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। जी मतदाताओं में भारत की चुनावी प्रणाली के विरुद्ध क्या होगा? उपेक्षा का दृष्टिकोण हम देखे हैं। ठीक है, और यस सर। साथ ही साथ हमने कहा इसका प्रभाव क्या होगा? तो संसद के अंदर जो हम देखते हैं या राज्य विधानसभाओं के अंदर मारपीट की स्थिति देखते हैं। ठीक है, तो ये सब जो स्थितियां हैं कहीं न कहीं जो हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उसकी गरिमा को लेकर, हमारी लोकतांत्रिक आस्था को लेकर भी यह प्रश्न खड़ा करता है। तो ये सब चीजें वहां पर प्रभाव के रूप में समाहित करना पड़ेगा। ओके ठीक है, ओके सर। बातें स्पष्ट हो गई सभी को? इस प्रश्न की जो अगर हम बात करें जी इसका सर। रेशियो कहें वो डायग्राम क्या होगा, तो पहली बात कि आपको इसमें बताना है कि अपराधीकरण से तात्पर्य क्या है। ठीक है, अपराधीकरण का कारण क्या है बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तीसरी बात, इसका प्रभाव क्या है और इसको लेकर क्या प्रयास हुए हैं। ठीक है ना, हाल में चुनाव आयोग के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, ये चीजें स्पष्ट करनी होगी और फिर निष्कर्ष लिखना होगा। बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, और कोई लिखा है नया प्रश्न? क्योंकि आज नया टॉपिक शुरू करने का फिर समय नहीं मिलता है, बच पाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, तो अपराधीकरण का आपने पढ़ा था टॉपिक्स नोट्स को, अपराधीकरण के नोट्स को पढ़ा था आप लोगों ने? मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, आवाज आ रही है। अपराधीकरण के नोट्स को पढ़ा था आप लोगों ने? देखा था सर। वो देखा था, पढ़ा नहीं था? नहीं सर, टाइम नहीं मिल पाया, अभी बोलिए, देख लेंगे। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। इससे 10 मिनट का समय लगता है प्रीति, इसको ये सब चीजें एक्सक्यूज मत दिया कीजिए कि देखने का समय नहीं मिला। 10 मिनट का समय लगता है सब चीजों में। ये सब एक्सक्यूज वहां दीजिए जहाँ कुछ बातें हों। ये आपकी बीपीएससी आपसे नहीं सुनने वाला है ये सब चीजें कि आपके पास समय नहीं था, चलो इसको थोड़ा सा ग्रेस दे देते हैं मार्किंग में। आप खुद इंटरव्यू दी हुई है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें। कुछ चीजों को
समझने की कोशिश कीजिए, और आंसर लिखना आप लोगों ने बहुत कम कर दिया है, तो मैं इसे क्या समझूं ये मुझे भी नहीं पता। ये आप लोग खुद बताएंगे कि क्यों आंसर आप लोगों का लिखना कम हो रहा है। क्योंकि अपने प्रति जब तक आप लोग लॉयल नहीं होंगे, अपने प्रति जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपका लक्ष्य आपसे दूर जाता जाएगा, और फिर वही चीजें होंगी कि अफसोस होगा। और अफसोस में यही होगा कि जब आपके साथी यहाँ से सफल होकर जाएंगे, तो फिर कहेगा मेरे साथ ही पढ़ रहा था बंदा, और आज क्या है, तो एसडीएम है, डीएसपी है, या बिहार की जो अन्य सेवाएं हैं उसमें वो क्या है, अपनी सेवाएं दे रहा है। और उसकी जब वो आपका फोन नहीं उठाएगा, आप जब उसको कभी कॉल करेंगे, तो मैंने कहा कि जब तब आपको क्या होगा, अपने ऊपर गुस्सा आएगा, आपको शर्मिंदगी होगी, और साथ ही साथ उसके जो नेचर है उस पर भी क्या होगा, प्रश्न खड़ा होगा कि अगर आज मैं भी सेलेक्टेड रहता तो इस तरीके से मेरे साथ नहीं होता। बातें समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये वास्तविकता है जो मैं बता रहा हूँ आपको, और ये होता है। तो ऐसी परिस्थितियां अपने लिए मत आने दीजिए। और एक तो अगर फोन भी उठाएगा, तो दूसरा कोई काम अगर आपका है उसको अगर कहिए करने के लिए, उसमें ढेर सारी परेशानियां बताएगा। तो इन सब चीज़ों को अपने लिए मत खड़े होने दीजिए, और अपने प्रति जिम्मेदार बनिए, अपना काम समय पर कीजिए। तो ये आपके लिए भी बेहतर है और आपके भविष्य के लिए भी बेहतर है। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। तो जो चीजें कहा जाए उसको तुरंत करने की कोशिश कीजिए। मैंने कहा कि अगर आपराधिकरण से अगर आज अगर इशू क्रिएट होता आपराधिकरण को लेकर, तो मैं अभी संक्षेप में उसको डील कर देता यहाँ पे, लेकिन आप लोगों ने क्या है, उसको पढ़ा ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, नोट्स भी देना बंद कर दूंगा, क्योंकि नोट्स आप लिए उपयोगी है ही नहीं, आप लोगों के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। नहीं सर, सर नोट्स पढ़ते हैं हम लोग सर, नोट्स देना मत बंद कीजिएगा सर। क्योंकि आपके लिए कोई उपयोगिता है नहीं ना आप लोगों के लिए उसकी। सर है सर, जिस चीजों सर की मैं तो उपयोगिता लिख ना हो पढ़ती भी आपके हूँ सर, लिए, लिखती भी हूँ। तो फिर आपने आपराधिकरण पढ़ा। सर 2 दिन से सर मेरा फीवर था सर। सैटरडे को सर मैंने लास्ट नोट सर पोस्ट किया था सर, कल मैं नहीं कर पाई सर, नहीं तो मैं करती सर। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब सर चीजों मैं को कल कहा आपको जाए तो सर उसको कर पोस्ट लीजिए करूंगी उसी सर। समय, क्योंकि इससे क्या होगा। ठीक है, तो चलिए कल आपकी कक्षा ऑफ रहेगी। ठीक है, और कोई समस्या है कि आज के सेशन को यहीं पेंट करें, क्योंकि आज पंचायती राज में शुरू करने वाला था, लेकिन विषय से विषयांतर हो गया। हाँ बताइए अमन, सर ये क्या चुनाव समस्या है? सर ये चुनाव से संबंधित जो प्रश्न थे सारे समाप्त हो हाँ गए। तो सर बिहार के संदर्भ में मतलब 2020 के जो चुनाव में पॉजिटिव निगेटिव थे, थोड़ा वो बता दीजिएगा। 2020 के चुनाव में जो पॉजिटिव निगेटिव, तो आपको एडीआर का रिपोर्ट क्या कहता है? हाँ सर, मतलब एडीआर टेल का रिपोर्ट क्वेश्चन क्या आ जाता कहता है। है कृति? ये तो सर अपराधियों बताइएगा की ना कि संख्या के एडीआर के रिपोर्ट संदर्भ। जैसे जी ये सर। नकारात्मक चीजें नहीं है। सर और भी
सकारात्मक चीजें अगर क्या कुछ है? और भी बातें हुई तो सकारात्मक चीजें क्या है? तो विकास जनित राजनीति की मैंने बात की, तो मैंने वर्णात्मक और विकासात्मक राजनीति की परिचर्चा की थी ना आपको, कि नहीं की थी? यस सर, यस सर। तो जब विकासात्मक राजनीति की जब आप वहाँ पे चर्चा करते हैं, तो वहाँ पे बताइए कि कुछ राजद के मैनिफेस्टो के कुछ बातों को उल्लेख कर दीजिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो है, जदयू का मैनिफेस्टो है, तो वहाँ पे क्या दिखेगा आपको? तो वहाँ पे दिखेगा कि विकास जनित जो बातें हैं वो ज्यादा सामने हैं। लोग बेरोजगारी को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर अब क्या है, राजनीतिक इस पर परिचर्चा कर रहे हैं। नकारात्मकता में क्या होगा? नकारात्मकता में आपने देखा कि चुनाव में क्या हुआ, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप की स्थिति देखेगी, न कि मुद्दों पर वाद विवाद की स्थिति देखेगी। दूसरा क्या है कि आज भी क्या है, हम जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, आरक्षण के नाम पर क्या है, वोटिंग करते, जिसका प्रत्यक्ष कोई 2020 के चुनाव में भी दिखाई। जी सर। इसके जी सर। सुने तब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। जब तक सामने वाले के मुख से नहीं सुने तब तक उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। तो मैं यहाँ बार मैंने क्या कहा कि एनालिटिकल अप्रोच तभी आएगा जब चीजों को कोरिलेट करना सीखेंगे, चीजों को इंटरलिंक करना सीखेंगे। हर चीजें आपको पता है, फैक्ट्स एंड फिगर पता है, बस क्या होता है आपको जहाँ पे इसको फिल करना है वो फिल नहीं कर पाते, और फिर यहाँ से जो बातें लिखनी है वो लिखते नहीं, और जो नहीं लिखनी है उसको लिख के चले आते हैं। बातें स्पष्ट हो गई प्रीति? यस सर। अब बताइए कि जो मैंने बातें आपको बताई आपको पता थी कि नहीं पता थी? जी सर, पता थी। यही होगा ना नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातों में, एक्स्ट्रा तो यस आप कुछ सर, बता नहीं उसी सकते इसको में। लेकर। जी 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 सर। पॉजिटिव बातें में और क्या बताइएगा? महिलाओं का प्रतिशत बताइए, इतना प्रतिशत महिलाओं ने वोट किया, बिहार में वोटिंग परसेंटेज इतना रहा, यही सब चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव होगी। जी सर। तो ये सब चीजें तो पता है आप लोगों को, ठीक है? और कोई अमन कुछ पूछना था क्या? सर लास्ट वाला जो टॉपिक बोले उसको रिसेंट करवा दीजिए उसके नोट्स। लास्ट वाला टॉपिक मतलब? आपने बोला था ना कि नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था, तो अभी मैंने नया ज्वाइन किया। सर अपराधीकरण वाला। अच्छा, आप तो वो नोट्स सेंड कर दिया गया ना, निर्वाचन वाला जो नोट्स है उसी में है वो सारी चीजें, ठीक है? तो आज आपका आज पहली क्लास है ना हरेंद्र, इससे पहले का नोट्स तो आपको मिला नहीं होगा। नहीं सर। एक बार यही तो चीजें हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, या एक बार रीसेंड कर दीजिएगा कोई भाई। है सर, है। एक बार रीसेंड कर दीजिएगा, क्योंकि आज कल ही परसों तो रीसेंड किया था, एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिएगा, ठीक है? तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करें, क्योंकि आज का क्लास तो आज का सेशन तो आप लोगों के लिए उपयोगी रहा नहीं। मेरे लिए तो रहा सर। ऐसे ही बर्बाद हो गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। अच्छा था सर। क्या किस टॉपिक पर लिख के लाना है सर? हाँ अनिल सर मेरे लिए तो अच्छा रहा, और बीच बोले बीच कल में किस पे सर? सर गुरु शिष्य का यह परंपरा रहा है, अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो हम में भटकाव और बिखराव आएगा सर। हम लोग बीपीएससी में जाने के बगैर कहीं और चले जाएंगे। तो आपका इतना करना अधिकार है और हमारा सुनना इतना कर्तव्य है सर, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल का होमवर्क बता देंगे, और आप खुद हतोत्साही मत होइए सर, नहीं तो हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? आपको डंडा लेके दौड़ाना है हम लोग को, ठीक है ना? हम लोग मार खाने के लिए, पीटने के लिए तैयार है, उसके लिए कोई ये नहीं है। विद्यार्थी हैं सर हम लोग, थोड़ा तो मिस्टेक होगा ना, थोड़ा। मैं खुद बीपीएससी का 5 बार इंटरव्यू देके बैठा हूँ,
तो वो चीजें छोड़ दीजिए, ठीक है। तो वहां तक देखिए, जो हम लोग बताएंगे क्या, कोई 50 साल 60 साल का जो व्यक्ति बताएगा आपको और जो हम लोग बताएंगे उसमें बहुत सारी बातों का अंतर होगा, क्योंकि हम लोग क्या बताएंगे आपको, व्यवहारिक बातें बताएंगे, जो हमने फेस किया है या हमने जिसको समझा है, या जो हमने अपनी गलतियां की हैं उसी को मैं बताता हूँ ना। जी सर। तो उन चीजों को आप मत कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं होमवर्क क्या ट्यूसडे है, को, कुछ मे है बी, क्या होमवर्क? अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा। होमवर्क ये है हरेंद्र कि हमारी प्रायोरिटी ये रहती है कि जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है सर, 39वीं से लेके 66वीं तक का, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट और टॉपिक वाइज कलेक्शन करने के बाद उस पर हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। सर वो क्योंकि कहीं 39वीं से क्वेश्चन को मान 66वीं के बाद नेटवर्क चला गया था। हाँ हरेंद्र, फिर से एक बार 39वीं से 66वीं के बाद नेटवर्क चला गया, नहीं पाया। मैंने ये कहा कि 39वीं से 66वीं तक का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना सर, उसको हम लोग क्या करते हैं, टॉपिक वाइज कलेक्ट करते हैं, कि जैसे कि प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, मूल अधिकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, डीपीएसपी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, निर्वाचन चुनाव सुधार और राजनीतिक व्यवस्था मुद्दे से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है, न्यायपालिका से क्या क्या क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंध और संवाद से क्या क्या क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक वाइज को कलेक्ट करके और फिर उस क्वेश्चन को वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, उससे जितने डायमेंशन वहां पर खुलते हैं उस क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि मान लीजिए आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से कलेक्ट हो गया तो, और 6 से 7 डायमेंशन अगर खुल गया आपके, उससे ज्यादा किसी टॉपिक पे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसी को क्या करता है वो रिपेयर करेगा। तो वहां पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसी क्वेश्चन का करना है, और उसी पे हम लोग, और उसके बाद जो नई चीजें ऐड ऑन करनी होती है उसमें, वो हम लोग वहीं पे कर लेते हैं। क्योंकि इस ग्रुप का देखिए सबसे बड़ी बात है हरन, इस जो ग्रुप है, इस ग्रुप का मेन मोटिव है आपके राइटिंग स्किल पे काम करना, क्योंकि नॉलेज के मामले में रिसोर्स ऑफ मटेरियल मार्केट में ढेर सारे अवेलेबल हैं जहाँ से आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इंस्टीट्यूट जिस पे काम नहीं करता है हम लोग उस पे काम करते हैं, और वो है आपके राइटिंग स्किल पे, क्योंकि यही चीजें आपको प्राइम, आपके एग्जाम का प्राइम नीड्स यही है। नॉलेज के मामले में तो कोई कमी किसी के पास नहीं रहती, सिर्फ लेखन शैली के कारण ही क्या होता है, बंदा बाहर हो जाता है, और इसी पे कोई भी इंस्टीट्यूट काम नहीं करता। जी सर। क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ हरेंद्र? बिल्कुल सर। एग्जाम में सर प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण आपके पास इनपुट्स है, लेकिन आप वही करें, माइंड और हैंड के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पाएगा ना। अगर आंसर राइटिंग पे प्रैक्टिस नहीं है तो जो एग्जाम में जो फेस करना होता है ना, शुरुआत कहाँ से करें, शुरुआत कैसे करें, शुरुआत में कौन सा लाइन लिखें जो बहुत अट्रैक्टिव हो, है ना, ये सब सारी बातें जो है कि वहाँ पे फेस करना पड़ता है। भूमिका कैसा, मेन बॉडी में कितना अच्छा लिखें, क्या क्या लिखें, है ना, ये सब सारी चीजें जो है कि वहाँ पे समस्याएं झेलने के लिए मिलता है, और सब कुछ हो जाता है तो हम कंक्लूजन क्या लिखें। तो ये जो है कि समस्याएं जो है कि उन बच्चों को फेस करना होता है जो ये सोचते हैं कि सब मैनेज हो जाएगा, है ना, सब कुछ कर लेंगे, है ना? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये आप वहां जा करके बेहतर कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि आंसर राइटिंग जो है कि या मेंस जो है क्या है, मेंस का जो प्रिपरेशन है एक प्रक्रिया है जो लगातार जो है कि सतत जो है कि क्या होता है बना रहता है ना, और ये लगातार चलते रहता है।
यहाँ पे है कि आपका एनालिटिकल अप्रोच है ना, वो कोई एक दिन में डेवलप नहीं होता है ना, वो लगातार एक प्रक्रियागत जो है कि धीरे 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 डेवलप होता है। यहाँ पे है कि बच्चे है कि जो 10 दिन 15 दिन पहले जुड़े हैं, उनसे उनसे मैं बात करता हूँ कि कोई ऐसा बता सके। पूजा सुन रही है? यस सर। ये बताइए कि जब आप मेन से जुड़ी थी, है ना, तब जी तब का अप्रोच सोचने का और अब के आपका अप्रोच में कितना अंतर आया है? सर बहुत अंतर आया है। सबसे पहले तो सर पहले हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पा रहे थे, और अब है कि जैसे क्वेश्चन कोई भी रहता है तो उसको कितने डायमेंशन में तोड़ना है, हाँ उसको मतलब समझ में आ गया है सर, उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। और भाषा पहले अच्छी हो गई थी सर, लेकिन अब भाषा भी पहले से तो ठीक ही है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है सर। पहला दिन का जो राइटिंग एक्सपीरियंस था वो कैसा था? क्या क्या समस्याएं चली? वो तो एकदम क्या कहें, बहुत ही खराब ही था सर। कलम चल रहे थे? नहीं सर नहीं, मतलब लिखने जैसे लिखने हम बैठे तो माइंड में आ ही नहीं रहा था कि इस लाइन के बाद हम अगला लाइन क्या अगला लिखें, लाइन इसके बाद का सेंटेंस क्या होगा। क्या होगा? ये समस्या जो है कि उन सभी बच्चों के साथ होता है जो है कि प्रैक्टिस में नहीं होते हैं, जो आंसर लिखना नहीं समझते हैं। आ रहा हूं। तो ये चीजें संतोष सर सुन पा रहे हैं? लेफ्ट हो गए आप लोग? एक लेफ्ट हो मिनट गए वेट कर सर। लो। आप लोग एक मिनट वेट कर लो, मैं जस्ट गया और आया, क्योंकि हमारा मिल्कमैन आ गया है। आ रहा हूं। तो हम लोग बात कर रहे थे इन समस्याओं पे, है ना। तो देखिए समस्याएं है कि अभी अगर हम हल करते चलते हैं तो ये है कि विकराल नहीं होगा, लेकिन जैसा ही है कि हम पीटी के बाद है कि इन समस्याओं को सोचना शुरू करते हैं तो वो विकराल रूप धारण कर लेता है। वहां पे हमारा होता क्या है, एक तो टाइम कम है ना। किसी भी ऑप्शनल को पढ़ने के लिए जो है आपको 3 से 4 महीने चाहिए होते हैं। आंसर राइटिंग के लिए जो है कि आप एक दिन में नहीं कर सकते, किसी भी हाल में नहीं। आपके जो आंसर राइटिंग की जो प्रक्रिया है ना, आपका जो यूनिवर्सिटी का आंसर राइटिंग है ना,
वो और इसमें आसमान जमीन का अंतर है। उसमें है कि आप लिख लेंगे तो है कि टीचर समझ जाता है कि चलो बच्चा कहना क्या चाहता है। इसमें जो है कि आपको ये देखा जाता है कि आपका एनालिटिकल पावर अप्रोच जो है, आपके अप्रोच क्या है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर अप्रोच वाली बातें आ जाती है। अब जैसे कि बच्चे जो है कि बातें भी करते हैं, तो आपने देखा होगा किसी कोई बातें करता है तो हल्की फुल्की बातें कर लेता है, कोई बात करता है तो उसी बात को जो है कि रखता है, तो वो जो है कि बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से रखते चला जाता है। तो जो हल्की फुल्की बातें करता है, जो बिना स्ट्रेटजी की बात करता है, और जो है कि तथ्यों को सामने रख कर करके एक्सप्लेन करता है, दोनों में अंतर होता है ना। तो वही चीजें जो है कि यहाँ आंसर राइटिंग का समस्या है। सीधी सी बात है कि आपसे आयोग क्या चाहता है? आयोग चाहता है क्या कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका एनालिटिकल अप्रोच किसी भी टॉपिक को देखने का क्या है, आप कितना अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं, किसी किसी इस टॉपिक को जो है कि आप किस तरह से डील करते हैं। सीधी सी बात है कि आपको तो सिविल सर्विसेज में आप जाते हैं, ज्वाइन करेंगे, तो वहां तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ही तो करेंगे सबका, सारी सब गवर्नमेंट की योजनाओं को लागू करेंगे, जनता की जो है प्रॉब्लम को सुनेंगे, सॉल्यूशन देंगे। तो सीधी सी बात है कि आपका अगर एनालिटिकल अप्रोच जो है कि कमजोर होगा, है ना, तो आप एक बेहतर प्रशासक नहीं बन सकते हैं। तो आपने देखा है कि ये एग्जाम त्रिस्तरीय इसीलिए लिया गया है, नहीं तो इसका नहीं कर देता, पीटी ले लेता, ये ऑब्जेक्टिव और मेंस ऑब्जेक्टिव कर देता है। जैसे कि वनडे एग्जामों में होते हैं, है ना, आप एसएससी देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, बैंकिंग देख लीजिए, है ना, उसमें है कि इतना लफड़ा नहीं है, आराम से है कि जाइए एक दिन एग्जाम दीजिए, पीटी एक दिन मेंस दीजिए, आ जाइए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे और उसमें सारे कुछ ऑब्जेक्टिव देखना होता है। लेकिन यहाँ पे है कि आपके नॉलेज जो चेक करता है, तो वो आपका पीटी में चेक कर लेता है कि आप कितना नॉलेजेबल हैं, आप कितना ज्ञान रखते हैं। लेकिन है कि आप कितना एनालिटिकल अप्रोच को जो है कि अपने आप में समेटे हुए हैं, किसी टॉपिक पे क्या सोचते हैं, और उस टॉपिक को देखने का नजरिया आपका किस तरह का है, और वो चीजें है कि आपको यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे है कि आपकी कहानी जो है क्वेश्चन को तोड़ने से लेकर करके कंक्लूजन तक आता है ना। आप जो लिखते हैं, तो जैसे कि भूमिका, बैकग्राउंड जो है कि आपके जस्ट लाइक मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये जो है कि आपका क्या है, आईना है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह से भूमिका लिख रहे हैं। आपकी भूमिका को देख कर करके जो है कि क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, है ना, वो बता देते हैं कि आप कितना आंसर अच्छा लिखे हैं या कितना खराब लिखे हैं। जैसे कि मैं ही हूँ, है ना, तो जब हमारे पास कॉपी आती है ये इसका ड्यू का, तो मैं क्या करता हूँ, अगर चूंकि मुझे बच्चों का कॉपियाँ चेक करना हो, तो बहुत बहुत सारी कॉपी आती है, 2 गाड़ी 3 गाड़ियाँ कॉपी आती है, इग्नू से भी कॉपियाँ आ जाती है। तो हम लोग करते क्या है, देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन का अप्रोच ये है, बच्चे ने क्या अप्रोच लगाया है, भूमिका देख लिया। मेन बॉडी में जो है कि ऑलमोस्ट है कि लोग लिखते हैं, लेकिन वहां पर भाषा में थोड़ा सा समस्या होती है। अब अप्रोच जो है उनका लिखने का जो लॉजिक है, वो उसमें समस्या होती है। तो जो जिनके आंसर बेहतर है ना, उनको तो मैं 78% के आसपास दे दिया, या फिर 80% के आसपास दे दिया। उसका प्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से उसने प्रेजेंट किया है, कितने अच्छे से डेकोरेट किया है ना, कितने अच्छे से जो है कि लॉजिकल एनालिटिकल अप्रोच अपनाया है, इस पे करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है। तो जो कहना चाह रहा है वो कहाँ देखते हैं, वो आपके कंक्लूजन में आता है। अभी है कि कल मैं कुछ बच्चों का आंसर जब पढ़ रहा था या पढ़वा रहा था, तो है कि उसमें मैंने देखने का अप्रोच अपनाया। पहले तो उनकी भाषा को देखा कि भाषा का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, क्या उनकी भाषा अनुशासित है, डिसिप्लिन में है, या फिर है कि भाषा इधर उधर भाग रहा है। मैं उस पर बात किया। आपका क्वेश्चन तोड़ने की जो है कि अप्रोच पे बात किया। तो ये सब सारे चीजें जो प्रक्रिया है ना, वो हमारे धीरे धीरे डेवलप होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कि लगातार इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, है ना, और आप लोग है कि अगर कंटिन्यू रखेंगे तो ये चीजें बेहतर होती चली जाएगी। ठीक है,
बशर्ते हिम्मत नहीं हारना है। देखिए सिविल सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है ना, जो त्रिस्तरीय है, या और इसको जो है कि मील का पत्थर कहा गया है ना, माइलस्टोन कहा गया है। अब ये वाकई मील का एक पत्थर के रूप में ही है। यहाँ पे है कि आपके न केवल व्यक्तित्व का पहचान होता है ना, बल्कि आपके जो है कि ये क्या कहते हैं, पेशेंस की भी जो है परीक्षा होती है। ठीक है, हर स्टूडेंट्स के जो लाइफ में जो है कि एक महीने की अगर बात किया जाए तो वो स्टूडेंट्स दो फेज से गुजरता है ना। एक एक ऐसा फेज होता है जिसमें है कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, जैसी बातें उनके मन में चलती है, मतलब है कि बस मुझे करना है तो करना है। लेकिन जैसे ही 15 दिन या 20 दिन गुजरता है तो उनमें एक ठहराव आता है ना, और उस ठहराव को में जो है कि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि यार बहुत थक गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना काम है, टाइम नहीं मिलता है। ये वाली प्रक्रिया जो है 2 से 3 दिन या 5 दिन का होता है। अगर ये 2 से 3 दिन में नहीं निकले तो ये लगातार 10 दिन भी चला जाता है, तो उसमें है कि आपका ये चीजें जो है, पढ़ाई जो है खराब हो जाती है। तो इस सिचुएशन से भी हमें बचने की जरूरत है। अब जैसे ही अगर इस तरह की बातें आती है, क्लास हो रही है, आपके टीचर है कि आपसे जुड़ रहे हैं, सुबह शाम जुड़ रहे हैं, है ना, आप अपनी बातें रख सकते हैं कि सर है कि ऐसा ऐसा समस्या आ रहा है, तो टीचर है उस पर बात कर लेगा, है ना। अभी है कि आप लोग से बात कर रहे थे तो है कि एक स्टूडेंट से ये सर पढ़ा रहे थे, हम एक स्टूडेंट का काउंसलिंग कर रहे थे। हमने कहा कि क्या बात है, क्लास 6 से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? सर मेंस का राइटिंग हो जा रहा है, पीटी का क्लास हो जा रहा है, टेस्ट सीरीज हो जा रहे हैं, सर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी इंटरव्यू देना है, सर टाइम नहीं मिलता है। हम कहते सबके पास कितना टाइम होता है सर? 24 घंटे। हम कहते सोचो कि उन लड़कियों के बारे में सोचो जो है कि मैरिड है, 24x7 का जॉब तो उनका मैरिड का हो गया, वो जॉब करती है, वो 8 घंटा का जॉब करके आती है, उनके पास बच्चे हैं, उनके पास हस्बैंड है, उनके पास सास ससुर है ना, और ऊपर से खाना बनाना है, और ऊपर से स्टडी भी करना है। अब उनकी वो क्या सुपर पावर है? वो भी तो इंसान है ना, और वो मैनेज करती है, सब कुछ करती है, और वो सिलेक्ट भी होती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे है कि खुद को मोटिवेट रखना है, और कुछ नहीं है तो अपनी घर में मम्मियों को देख लीजिए, है ना, और या फिर बहनों को देख लीजिए, जो भी फीमेल मेंबर हैं, है ना, उनको देख लीजिए, उनके पास कितने काम होते हैं, और वो सब वो करती है, वाकई करती है। यहीं पे है फरहा, है फरहा, सुन रही है? यस सर, सुन रहे हैं। हाँ, आपकी जर्नी क्या है 24 घंटे की? यही है सर ना हम तो जो अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं, फिर खाना वाना काम करते हैं, बाबू को अपने मम्मी के यहाँ पहुंचाते हैं, फिर ट्रेन पकड़ के सर 2 घंटा 2.5 घंटा जर्नी करके स्कूल जाते हैं। फिर वहां भी भर दिन सर हम पढ़ाते हैं, उसी में लंच आवर में या कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। फिर आने जाने में ट्रेन में ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन भी हम ट्रेन में ही बनाते हैं। फिर आने के बाद बाबू का काम करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर 5 बजे वाला बैच इधर नहीं ज्वाइन करे तो फिर से स्टार्ट किए, फिर 7:30 बजे से यहाँ क्लास करते हैं। फिर 2 2.5 घंटा काम करके 12 साढ़े 12 बजे रात में सोते हैं। तो सीधी सी बात है कि जर्नी जो है कि एक आपके तय करना होगा, इसमें बस आपको पेशेंस बनाए रखना है, हिम्मत नहीं हारना है ना। और सफल वही होता है जो आखिरी तक लड़ता है, आखिरी तक जूझता है ना। बीच में है कि अगर हिम्मत हार गए, या फिर कह दिए कि नहीं हमसे नहीं होगा, तो वाकई यकीन मानिए कि एक बार अगर एंड में आ गया कि हमसे नहीं होगा, है ना, तो वो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए तोड़ फोड़ की स्थिति वाली जो एनर्जी है ना, हम कर सकते हैं, हम करेंगे और हमसे ही होगा, तो वो होगा। मैं आपको एक सिंपल सा कोटेशन बोलता हूँ, जो जब है कि मैं थकता हूँ तो मैं पापा को बोलता हूँ, पापा मुझसे नहीं होगा, तो मेरे पापा बोलते हैं बेटा तुमसे ही होगा और तुम ही करोगे, और तुम ही वो राइट पर्सन हो, है ना, जिसके लिए ये काम बना है। तो वाकई वाकई है कि अगर ये एनर्जी जो है, ये बातें जो है कि आपके माइंड में अगर घर कर जाए कि नहीं मुझसे ही होगा, और अगर मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, है ना। स्टार्टिंग दिनों की मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं अगर किसी भी एग्जाम में बैठता था, है ना, तो रिजल्ट पहले बताता था, है ना, एग्जाम देने से पहले रिजल्ट बताता था कि मेरा इतना रैंक होगा, और रैंक उतना ही आते थे, है ना। तो स्थिति ये है कि हमें अपनी तैयारियों पे भरोसा करनी है,
और खुद पे यकीन करना है ना, चीजें बेहतर होगी। और कमियों को दूर करना है। कमियों को दूर करने के लिए जो है कि यहाँ पे है कि आपके साथ है कि लोग जुड़े हैं, है ना, हमारे स्टाफ जुड़े हैं, मैं खुद जुड़ा हुआ हूँ, लगातार बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे है कि आप लोग मेंस में यहाँ तक जज नहीं किया है, आपने देखा डे 1 से मैं कभी भी ढीला नहीं पड़ता हूँ आप लोगों के लिए, कि पढ़ा हूँ पीटी से लेकर के मेंस तक, कहीं भी ढीला ढीला दिख रहा है मेरा स्ट्रेटजी? नहीं सर। नहीं सर। नहीं दिख रहा है। प्रीति, आप तो है कि ये इंटरव्यू तक गई है, वहां से है कि अगर बात किया जाए हमारी स्ट्रेटजी का, तो कहीं कहीं भी ये है कि फेल आउट का दिखता है? नहीं सर। नहीं होता, क्योंकि हमें पता कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, बच्चे को चाहिए क्या, और बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कितना जो है कि हमसे लेने का कोशिश करता है। तो ये आप कर सकते हो, है ना। मैं तो सीधे बोलता हूँ कि आपको जब भी दिमाग में कुछ आए, है ना, वो भूल जाते तो आप नोट कर लो, और है कि जब हम फ्री होते हैं तो हमारे टाइम पे आप पूछ लो, बातें कर लो, है ना। मैं इसलिए अवेलेबल होता हूँ बात करने के लिए, और बहुत ही ढंग से सुनता हूँ, आपकी हर बात को सुनने की कोशिश करता हूँ। आप, और सीधी सी बात है कि ये हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके दिमाग में जो है कि क्या क्या इस वक्त चल रहा है। क्योंकि अगर है कि आपके दिमाग की बातें मुझे पता होगी कि आपके दिमाग में है कि पॉजिटिव चल रहा है, निगेटिव चल रहा है ना, या कोई स्ट्रेटजी चल रहा है, तो वो जो है कि हमें आपके लिए जो स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है ना। अगर है कि आपको मन में आ रहा है कि नहीं है कि एग्जाम टफ है ना, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए भी हमारे पास स्ट्रेटजी होता है कि क्यों टफ है, क्यों ऐसा लगता है आपको। और निगेटिव बातों से बिल्कुल दूर रहिए, निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहिए, खुद पे भरोसा कीजिए, सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, भूख लग गई होगी आप लोगों को, है ना। कल तो क्लास है कि ये मेंस का ऑफ रखा है उन्होंने, है ना। तो ये मेंस जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है कि आप लोग लिख लीजिएगा। ओके। और ये हरेंद्र, आपको लगभग है कि सारे टॉपिक उपलब्ध करवा दिया है मैंने, है ना, तो वो देख लीजिएगा एक बार। ठीक है हाँ। और कोई भी दिक्कत होता है तो बिल्कुल अपनी बातें रखिए, है ना, डरना नहीं है। यहाँ पे जो है कि कोई डराने के लिए नहीं है। यहाँ पे सब जो भी टीचर आपसे जुड़ेगा, है ना, वो वेल विशर होगा आपका, है ना। वो आपके लिए फादर नहीं है, आपके लिए मदर नहीं है, लेकिन ज्ञान के मामले में इन सबसे बढ़ करके है ना। जो भी बेहतर होगा वो आपके लिए किया जाएगा। और यहाँ पे है कि मैं खुद नजर रख रहा हूँ, सारी बातों पे नजर रख रहा हूँ, एक एक बातों पे, टीचर के एक एक बातों पे नजर रख रहा हूँ कि ये कहाँ पे क्या दिक्कत है, बच्चों को क्या क्या समस्या हो सकती है। मैं उन सब सारी बातों को मैं खुद डील करने की कोशिश करता हूँ, टीचर से भी लगातार बातें करते रहता हूँ, है ना। चाहे चाहे हमारा कोई भी स्टाफ है ना, हम कोशिश यही करते हैं कि वो बेहतर से बेहतर जो है कि आपके लिए परफॉर्म करे। क्योंकि अगर बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे पीटी हो, पीटी में तो मैं खुद ही रहता हूँ, चाहे मेंस हो, है ना, तो दिक्कत है। ठीक है, तो बेहतर करना है, और कोई भी दिक्कत होता है बिल्कुल हमें अवगत कराएं। ओके सर। तो चलिए, शुभ रात्रि। आप लोग खाना वाना खा ले जाए। थैंक यू गुड सर। नाइट सर। वेलकम। शुभ रात्रि। प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। प्रणाम सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। सर। खुश रहिए, खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। संदीप, अब कुछ छुट्टी उट्टी मिलने लगा, या फिर है कि नहीं मिल रहा है? काफी ज्यादा